देवनाथ फिर से किसी महिला मार्शल का अपमान करे। जनता चाहती है बहस हो और मुद्दों पर बहस हो। ठीक है बादल देवनाथ भाई, जब स्पीकर देखा जाए तो मतलब सरकार बनने के बाद ये पहली आमने सामने की लड़ाई है, बड़ी लड़ाई थी। अगर वाकई विपक्ष इस लड़ाई को लड़ना चाहता है तो कम से कम पहली लड़ाई में तो एकजुट रहता। क्या पहली लड़ाई के पहले ही बिखर गया विपक्ष? ये आपका गठबंधन बिखर गया? अगर नहीं बिखर गया तो ममता बनर्जी क्यों साथ नहीं है? देखिए, सबसे पहले आपको कहना चाहता हूँ, ये राहुल जी अभी भी जूनियर लीडर है। अभी भी पार्टी एक आदमी, मान लीजिए दीदी ने इंडिया गठबंधन बना दिया। दीदी खुद कहा मेरा काम है सबको एकजुट करना, भाजपा के खिलाफ लड़ाई करना। दीदी ने बोला आपके पास, मोदी ने बोला आपके पास 400 बार, दीदी ने बोला इस बार पगार पर। पूरा लड़ाई हुआ पूरा देश में। इसके बाद मोदी जी को 240 सीट मिला, 240 में अटक किया। देखिए, पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा अनुभवी पॉलिटिकल लीडर ममता बनर्जी है। 7 बार का सांसद, 3 बार का विधायक, 3 बार का सेंट्रल मिनिस्टर, 3 बार का मुख्यमंत्री। इतना अनुभवी पूरे देश के अंदर अभी नहीं है। इंडिया गठबंधन के अंदर कोई भी नहीं है। लेकिन एक बार भी कोई, ना खड़गे जी, ना सोनिया गांधी, ना राहुल जी, प्रियंका जी, कोई भी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी, पार्टी के चेयरपर्सन, पार्टी के मुख्य सभानेत्री, प्रेसिडेंट ममता दीदी के साथ कोई भी संपर्क नहीं किया। कोई भी नहीं किया। जगदीश शर्मा, जो डिसीजन ये इंडिया गठबंधन को तोड़ने का कोशिश, क्योंकि 99 देखिए बादल देवनाथ का दर्द समझिए कि भाई जिसने इंडिया गठबंधन बनाया, जिसने उसकी नींव रखी, वो लोग वो तो पहले कुछ लोग निकल गए, जो बचे हुए हैं वो भी कितनी तकलीफ में है, जरा देखिए। ये ऐसे कैसे एकजुट विपक्ष दिखेगा भाई? नहीं, बादल नाथ जी का दर्द ठीक है, बिल्कुल जेन्युइन है। आपका साउंड कम नहीं, बादल नाथ का बिल्कुल इनको पता नहीं है कि इनकी बात हमारे खड़गे साहब के ऑफिस से बहन जी से बात हुई है, इनको पता नहीं है। तो क्या कह सकता हूँ, बहुत बेचारे दुखी हैं, उनको लग रहा बात कह रही है। नहीं, माफ करिएगा, दीदी खुद कह रही है। मैं बता रहा हूँ कल तक निर्णय आ जाएगा। दीदी खुद कह रही है, राहुल जी से बात करना चाहती हो, नहीं हो पाई, उनसे भी हो जाएगी। हाँ, कोई बात नहीं, अभी समय है, हो जाएगी बात। अभी रात बहुत लंबी है, हमने बता देना, अभी हो जाएगी बात। रात बहुत लंबी है, कुछ ना कुछ निर्णय निकल जाएगा और इंडिया गठबंधन के फेवर में निर्णय निकलेगा। अरे तो भाई, तो उनको बयान अगर किसी तरह के मतलब क्या होता है गठबंधन का मतलब? जब तक इलेक्शन था तब तक तुम सबके साथ मीटिंग करके सीट अलायंस का बात किया। जब अभी एक दिन अधिवेशन, एक दिन हुआ, दूसरे दिन तुम आप लोगों ने मिलकर अकेला नाम घोषित कर दिया। ये कैसे होता है? इसका नाम गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है। लेकिन पार्टी के कांग्रेस को 99 सीट मिल गया, मतलब पूरे देश में इनका जीत नहीं हुआ। और इसको सोचना चाहिए आगे 2024 गया, 2029 में क्या करना चाहिए। उससे पहले गठबंधन को तोड़ने का जो कोशिश करना, ये बिल्कुल गलत है। ये कांग्रेस का गलत डिसीजन है। और ममता दीदी जैसा इतना बड़ा अनुभवी लीडर पूरे देश के अंदर, इनके साथ एक बार भी कोई संपर्क नहीं किया। ये बिल्कुल गलत काम हुआ कांग्रेस का। और दूसरा बात है, विपक्ष के पक्ष पर एक तो जगदीश शर्मा को कोई जवाब नहीं सूझ रहा। जगदीश शर्मा को कोई जवाब नहीं। भाई मैं सुन रहा हूँ, क्या बोले? नहीं रंजीत भाई, मैं सुन रहा हूँ। मैं अपने भाई के दर्द को समझ रहा हूँ। रंजीत भाई, विपक्षी क्या, विपक्षियों को कैसे क्या कहेंगे? फिर विपक्षी कैसे होते हैं? अभी देखने वाली बात होगी। भाई ये कह रहे हैं कि गठबंधन बनने से बना भी नहीं, या तोड़ने में लग गई कांग्रेस। नहीं, गठबंधन तो गठबंधन है। गठबंधन में कोई झगड़ा नहीं, गठबंधन है। ये सब कुछ अचानक होता चला। अभी रात बहुत लंबी है, सबकी बात हो जाएगी। थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। भाई के दुख को मैं समझता हूँ, भाई के दुख को मैं समझता हूँ, थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। अभी रात बहुत लंबी है। अगर दुख समझते तो दुख का निवारण भी करते, सब बात हो जाएगी। दुख तो नहीं कर दिया ना भाई को पता नहीं हो, सही अपनी जगह दुखी है। जब बड़ा भाई छोटा बहन भाई बात ना करे तो समस्या बनती है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, बात हो जाएंगी। सबसे बात हो रही है। करण वर्मा देखिए जरा, अगर ऐसा गठबंधन है तो भाई तो लठबंधन कैसा होता होगा? इनको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि लठबंधन है, गठबंधन नहीं है। सोचिए रंजीत जी, अभी आगाज ऐसा है तो अंजाम कैसा होगा। और वैसे एक बात सोचिए जरा, ये जो इंडी गठबंधन जो ये लोग कहते हैं, 70-75 सीट में तो ये आपस में लड़के आए हैं।
बंगाल में तो दीदी ने साफ तौर पे एक स्वर में कहा था कि ये सब एक ही तरह के हैं, बीजेपी, कांग्रेस, लेफ्ट सब एक ही थाली के हैं। अधीर रंजन चौधरी ने भी 1 मिनट नहीं वेस्ट किया था ये कहने में कि दीदी जो है वो डिक्टेटर हैं। उन्होंने तो ये तक कहा भाई पंचायत चुनाव में हमारे कांग्रेस के वर्कर्स तक मारे गए थे। तो अधीर रंजन चौधरी जी ने तो बहुत आगे बढ़कर आवाज उठाई थी दीदी के विरुद्ध। अभी तो एलओपी की भी बात होनी है। आप देखिए जैसे ही चुनाव खत्म हुआ ये सब अपने अपने रास्ते दौड़ने लग गए। गोपाल राय ने निकलते कह दिया दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं होगा आम आदमी पार्टी का। अखिलेश यादव सपा में भी सब कह रहे हैं भाई एलओपी कौन होगा, हमें क्यों नहीं कंसल्ट कर रहे हैं एलओपी के लिए। एलओपी तो असल में तो हमने रोकी थी बीजेपी की गाड़ी यूपी में, तो एलओपी में भी हमारा नाम आना चाहिए। तो अब ये सामने दिख रहा है हमें। आज जब पहला मौका हुआ स्पीकर का तो टीएमसी के प्रवक्ता के साथ तो मेरी पूरी एम्पैथी है। इन्होंने बिल्कुल सही बात कही, भाई ऐसे कैसे बड़े भाई का तरह बिहेव कर सकते हैं और अपना वेट थ्रो कर सकती है कांग्रेस। ये तो कांग्रेस की बुलिंग टैक्टिक्स है हमेशा से। ना कहीं कभी किसी को डिप्टी स्पीकर दिया, ना किसी एलआई का कभी ध्यान रखा। ये आपको लग रहा है टीएमसी को कि उनको साथ लेके चलेंगे, ये किसी को साथ नहीं लेके चलेंगे भाई। ये एक परिवार की पार्टी है, ये अपने परिवार वालों को ही साथ लेके चलेंगे। कांग्रेस से कितने लोग निकल चुके हैं इसकी अगर हम गिनती करने लग जाए एक शो लग जाएगा इसमें। तो इनसे उम्मीद करना कि एक गठबंधन चला के चलेंगे, ये तो चुनाव के लिए मिले थे, उसमें भी 75 सीट आपस में लड़े थे, इसलिए ये इंडी गठबंधन इन्होंने कर लिया जो करना था। अब ये एक डूबती हुई कश्ती। जगदीश शर्मा, ये मान लिया जाए कि इंडिया गठबंधन के बिखराव की ये शुरुआत है और यहां से एक तरीके से इंडिया गठबंधन ब्लॉक पूरी तरह से बिखर जाएगा। पहली लड़ाई में जब ये हाल है तो आगे तो अभी बड़ी बड़ी लड़ाई है, अभी तो ये छोटी लड़ाई, अभी तो शुरुआत थी। तो अगर अभी ये हालत है तो आगे कैसे लड़ेंगे भाई मोदी से? देखिए हमारे हरियाणा में कहावत है कि रान तो रणपा कर ले पर ये रनवे करने भी ना दे। ये लोग मानते नहीं है। पीछे पर्दे के पीछे क्या क्या चल रहा बताइए ना। कि पर्दे के पीछे जो 100 दिन का एजेंडा था वो क्या था? यही तो था जो सामने खुल के आने लगा है। यही एजेंडा था जो खुल के आने लगा है। पर्दे के पीछे 15 दिन में देश का इतना बुरा हाल है, महंगाई को देख लिए, टोल को देख लिए, उस पर चर्चा नहीं है, उस पर चर्चा नहीं है। पर 15 दिन में ये कर क्या रहे? 100 दिन का एजेंडा। अरे रोहिंग्या नीतीश भी, रोहिंग्या चंद्रबाबू नायडू भी, इनका काम यही है पैसे के बल पे, धमकी बल पे, सीबीआई के बल पे। यही तो दिखाना चाह रहे हैं, दिखाना यही तो चाह रहे हैं। नेता पागल हो गए क्या? महिलाओं के बारे में दिखाना यही तो चाह रहे हैं, करना क्या चाह रहे हैं? ये देश को लूटना चाह रहे हैं। ये अरे भाई तुम लोगों का यही भाषा समझ में आती है। मैंने हमारे हरियाणा में कहा जाता है, ये कहा जाता है, ये कहा जाता है आपका काम लूटना है। आप धमकी दे रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। आप चुनाव में आइए नहीं तो हम देख लेंगे। क्या भाषा है? दिखाना क्या चाहते हैं? आप कौन सी मर्यादा का सम्मान कर रहे हैं? इस तरह की भाषा नहीं बोली जा सकती के पीछे बिल्कुल नहीं बोली जा सकती देश में इस तरह की भाषा। समझते हैं ये कांग्रेस का नेता इस तरह की भद्दी गाली दे रहा है देश की महिलाओं को। क्या लेके चल रहे हैं किताब, जगह जगह की बात करें। अनएक्सेप्टेबल, ना बिल्कुल भी नहीं। पहले दिन ही आपने माहौल खराब कर दिया, संविधान को लूटना चल दिया, संविधान के धज्जियां उड़ा रहे हैं। जगदीश शर्मा देखिए मैं कह रहा हूं बहस मर्यादित तरीके से होना चाहिए, बहस मर्यादित तरीके से होना चाहिए। और जिस तरह की भाषा, जिस तरह के शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि ये मर्यादित भाषा है। और इसका आप संसदीय मर्यादा की बात करने वाले लोग हैं और आप भाषा की मर्यादा भी नहीं रख रहे। संसदीय मर्यादा की बात तो क्या ही करेंगे आप, और क्या लड़ेंगे फिर आप? संसद की मर्यादा को समझते कहां भाई? नहीं लेकिन आप नेशनल टेलीविजन पे हैं और अगर आप इस तरह की भाषा इस्तेमाल करेंगे, ऐसे शब्द इस्तेमाल करेंगे तो भाई क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं भैया? क्या ये मर्यादा भाषा है? नहीं बिल्कुल नहीं जगदीश शर्मा, आपको बिल्कुल ऐसे शब्दों से नहीं ये ऐसे शब्द बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। नहीं, गलत बात है। मैं बादल देवनाथ के पास जाऊंगा। बादल देवनाथ भाई, अगर मैं कह रहा हूं कि एक तो ठीक है, आप तो दर्द तो आपका दिख ही रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर ये वाकई ये लड़ाई अगर लड़नी थी और आपको लगता है कि एक संसदीय मर्यादा की बात अगर संसद में चाहते हैं कि वो उठाई जाए और वहां पर वो बात स्थापित हो, तो उसके लिए जरूरी है कि भाई आप जब आपकी बारी आए तो आप भी उसका पालन करें ना। तो आपने तो पश्चिम बंगाल में किसी को डिप्टी स्पीकर का पद नहीं दिया, आपने वो पद भी अपने पास ही रख लिया, अपनी पार्टी के नेता को दे दिया। तो वहां तो आप इसका पालन नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि भाई लोकसभा में ये संसदीय मर्यादा है इसलिए इसका पालन करें मोदी। नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। विधानसभा में कोई भी, आप विधानसभा की भी चर्चा लेके आए दूसरे स्टेट का, बंगाल का, लेकिन ऐसा कोई रूल्स यहाँ पर नहीं है। लेकिन आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना लेफ्ट का 34 साल गवर्नमेंट में हुआ। जो उसके पहले जो कांग्रेस का गवर्नमेंट था बंगाल में, वहां पर भी डेप्यूटी स्पीकर कांग्रेस का भी था, कांग्रेस का था, लेफ्ट के समय लेफ्ट पे था। और जो टीएमसी 2011 में यहाँ पर आया, वही परंपरा चल रहा है।
और डेप्यूटी स्पीकर के लिए आज तक कोई भाजपा के विपक्ष को हो, कोई लेफ्ट का वो, कोई भी कांग्रेस, कोई भी यहाँ पर डिमांड नहीं है डेप्यूटी स्पीकर विपक्ष को देना चाहिए। यहाँ पर ऐसा भाई कोई चर्चा कहीं कोई नियम नहीं है बादल देवनाथ, कहीं कोई नियम नहीं है। पहली बात यह है, लोकसभा में भी कोई ऐसा नियम नहीं है, लोकसभा में भी कोई ऐसा नियम नहीं है कि डिप्टी स्पीकर का पोस्ट विपक्ष को दिया जाएगा, कोई नियम नहीं है। लेकिन आज की तारीख में जो पूरा विपक्ष जिस संसदीय मर्यादा की बात कर रहा है, जिस संसदीय परंपरा की बात कर रहा है, वो परंपरा पिछले कुछ 5-7 सरकारों में वो निभाई गई। इसके पहले तो कांग्रेस की जब तक सरकार रही तब तक तो ये परंपरा कहीं थी ही नहीं कि विपक्ष को कहीं पर डिप्टी स्पीकर का पोस्ट दे दिया जाएगा। लेकिन जब से 2-4 सरकारों ने कम से कम ये इस बात को स्वीकार किया कि नहीं चलो विपक्ष की सदन चलाने में विपक्ष की भूमिका हो, इसमें इसके लिए जरूरी है कि डिप्टी स्पीकर उनको दे दिया जाए, और वो दिया जाने लगा और आज उसी की दुहाई आप लोग दे रहे हैं। तो भाई कम से कम अपनी सरकार जहां जहां उनकी है विधानसभाओं में भी इसका ध्यान रखना चाहिए ना। ये कोई नियम तो है नहीं कि आपसे मांगा जाएगा, लेकिन ये अगर मर्यादा है तो मर्यादा तो खुद से निभानी होती है ना बादल देवनाथ।